आई सेफ सर्वेश्वर्धन और आज की क्लास में हमने कैपेसिटर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन लिया है, जिसका हम बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। ये 10 क्वेश्चन 10 कंसेप्ट पर बेस्ड है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपके जी मेन और जी एडवांस एग्जामिनेशन के लिए उपयुक्त होगा। जी मेन और जी एडवांस एग्जामिनेशन जितने भी फिजिक्स के थॉट्स हैं उसके एप्लीकेशन पर बेस्ड एग्जामिनेशन है, और इसलिए जी मेन और जी एडवांस एग्जामिनेशन आपके लिए सिंपल तभी होगा जब आप फिजिक्स के फैक्ट्स को आप बेहतर ढंग से अप्लाई करना सीखेंगे। आप फिजिक्स के फैक्ट का एप्लीकेशन आप बेहतर ढंग से कर सकें, इसके लिए हमने ये 10 क्वेश्चन लिया है और बारी बारी से हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं। आप इसे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि कुछ कैपेसिटर्स हैं, इसमें प्रत्येक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 8 माइक्रोन फैराड है और वो 250 वोल्ट मैक्सिमम टॉलरेट कर सकता है। ये कहने का मतलब है कि अगर हम कैपेसिटर के अबाउट 250 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा अप्लाई कर दें तो वो कैपेसिटर अपनी प्रॉपर्टी खो देगा। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कम से कम कितने कैपेसिटर का जरूरत पड़ेगा जिससे हम एक अरेंजमेंट तैयार करें तो वो अरेंजमेंट अधिक से अधिक 1000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस टॉलरेट कर सके और उस अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू 16 माइक्रोन फैराड हो। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम यहाँ प्लॉट करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रत्येक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस की वैल्यू 8 माइक्रोन फैराड है और टर्मिनल के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि दो टर्मिनल, इसे मान लेते हैं, हमने मान लिया है ए और बी, ऐसा अरेंजमेंट तैयार कीजिए इन दोनों के बीच में कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू 16 माइक्रोन फैराड हो और अधिक से अधिक इस टर्मिनल के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस 1000 वोल्ट अप्लाई कर सके। हमको 1000 वोल्टेज मैक्सिमम अप्लाई करना है। तो देखिए, एक कैपेसिटर के अबाउट हम 250 यूज कर सकते हैं। एक कैपेसिटर ये लगा दिया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये हो गया 250, 250, 500, 750, ये हो गया 1000। दूसरा कंडीशन दिया हुआ है 16 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस होना चाहिए। अभी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है आप देख सकते हैं, ये चारों कैपेसिटर सीरीज में जुड़ा हुआ है। अब प्रत्येक का 8 है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा 8/4, मतलब 2 माइक्रोन फैराड कैपेसिटेंस की वैल्यू अभी ए और बी के अबाउट है, लेकिन हमको चाहिए कितना, 16। तो ध्यान रखिएगा कि हम कुछ कैपेसिटर और हम अरेंज कर रहे हैं प्रत्येक कैपेसिटर के अक्रॉस। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये कैपेसिटर के टर्मिनल के अबाउट हम ऐसा ऐसा और कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि इसमें हमें n कैपेसिटर पैरेलल में अरेंज करना होगा। टोटल कैपेसिटर इस टर्मिनल के अबाउट n है। उसी तरह से इसके अबाउट भी सिमेट्री मेंटेन करना है, क्योंकि अगर हम डिफरेंट कैपेसिटर लगाएंगे तो हो सकता है कि किसी टर्मिनल के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 250 से ज़्यादा हो जाए। इसलिए हम जब भी कैपेसिटर यूज करेंगे तो प्रत्येक कैपेसिटर के अक्रॉस बराबर नंबर में कैपेसिटर यूज करेंगे। तो इसमें भी हमने n यूज किया है, इसमें भी n यूज किया है, और इन दोनों टर्मिनल के अबाउट भी हम n ही यूज कर रहे हैं, और इन दोनों टर्मिनल के अबाउट भी हम n ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं n कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ा हुआ है। अब प्रत्येक का कैपेसिटेंस 8 माइक्रोन फैराड है, तो इस टर्मिनल के अबाउट जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू हुआ वो हमारा हो गया, देखिए 8n। इन दोनों टर्मिनल के अबाउट 8n, 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 ये सब सीरीज में हो गया। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू हो गया 8n/4। इसका वैल्यू हमें कितना चाहिए, 16 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से 4 दूना 8, ये n का वैल्यू हो गया हमारा
8। तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितना होगा? ये हो गया 4n का मतलब 4 इंटू 8 32 कैपेसिटर का ज़रूरत पड़ेगा और इस तरह से अरेंज करेंगे तब ये टर्मिनल के अबाउट हम अधिक से अधिक 1000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर सकते हैं और इस टर्मिनल के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू 16 माइक्रोन फराड होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा ऑप्शन डी है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन में कैपेसिटर का अरेंजमेंट दिया हुआ है और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के अबाउट फाइंड करना है और प्रत्येक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस की वैल्यू सी दिया हुआ है। तो ध्यान से सुनेंगे, जब किसी कैपेसिटर के अरेंजमेंट में सीरीज पैरेलल नहीं दिखे तो हम उस अरेंजमेंट को दूसरे अरेंजमेंट में चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रत्येक कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज ना करें। जब प्रत्येक कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं करेगा तो चार्ज भी सेम होगा। इसका मतलब फर्स्ट अरेंजमेंट और सेकेंड अरेंजमेंट चार्ज के आधार पे और एनर्जी के आधार पे सेम होगा। कहने का मतलब है कि फर्स्ट अरेंजमेंट और सेकेंड अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू भी सेम हो। इसलिए जब हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना होता है और किसी अरेंजमेंट को दूसरे अरेंजमेंट में कन्वर्ट करना होता है तो ये ध्यान रखना होता है कि प्रत्येक कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज ना हो। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये फिगर में यहाँ प्लॉट किया है मैंने। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सेम पोटेंशियल मेथड से सॉल्व करते हैं। अब सोचिए कैसे कि सेम पोटेंशियल मेथड से सॉल्व करना है। तो हम यहाँ से देखिए ये दो जंक्शन है, ठीक है, और इसके बीच में कैपेसिटर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग सेम पोटेंशियल मेथड से सॉल्व करते हैं। सेम पोटेंशियल मेथड से सॉल्व करने का मतलब प्रत्येक जंक्शन का पोटेंशियल वेरिएबल के टर्म में हम उसका नामकरण करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है तो इसका पोटेंशियल वी ए मान लेते हैं और ये पॉइंट बी है तो इसका पोटेंशियल वी बी मान लेते हैं। ठीक है, और वी और वी बी के टर्म में ही प्रत्येक जंक्शन का पोटेंशियल एक्सप्रेस करते हैं और अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हम उसका स्पेशल नाम दे देते हैं। जैसे इस जंक्शन का पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग वी ए मान लिए, इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू वी बी मान लिए। ठीक है, और इसमें कोई कनेक्टेड नहीं है कैपेसिटर, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल अगर वी बी है तो इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल की वैल्यू वी बी होगा। इस जंक्शन का पोटेंशियल की वैल्यू हम वी सी मान लेते हैं। प्रत्येक कैपेसिटर को रीअरेंज करते हैं। ये रीअरेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि कैपेसिटेंस किसके अबाउट फाइंड करना है, ए और बी के अबाउट। तो ए और बी को साइड साइड में रखते हैं और एक और ये वी सी है, ठीक है, वी सी को बीच में अरेंज करेंगे। ठीक है, और सारे कैपेसिटर को यहाँ से उखाड़ करके और इन दोनों के बीच में अरेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा तो ये कैपेसिटर जो होगा वो एक टर्मिनल वी ए पोटेंशियल पे है, दूसरा टर्मिनल वी सी पोटेंशियल पे है। इस कैपेसिटर को उखाड़ करके यहाँ से ए और सी के बीच में कनेक्ट करते हैं। तो ए और सी के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए, इसका कैपेसिटेंस सी है, तो ये हो गया। ठीक है, अब ये देखिए सेकेंड, ये देखिए इस कैपेसिटर में एक टर्मिनल वी ए पे है, दूसरा टर्मिनल वी बी पे है। तो ए और बी के बीच में भी हम एक कैपेसिटर यूज कर लिए सी। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। ये देखिए सी और बी के बीच में एक कैपेसिटर है तो सी और बी के बीच में एक कैपेसिटर सी लगा दिए। ठीक है, और यहाँ देखिए सी और बी के बीच में ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है तो यहीं पर हम C/2 लिख सकते हैं। तो ये देखिए सी और बी के बीच में एक और C/2 कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर लगा देते हैं। तो सी और बी के बीच में एक और C/2 कैपेसिटर का कैपेसिटेंस यहाँ से अरेंज कर दिए। ठीक है, अब आप देखेंगे ध्यान से कि मुझे फाइंड करना है ए और बी के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो यहाँ से आप देख सकते हैं साफ साफ दिख रहा है सीरीज पैरेलल। ये देखिए ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है, उसके साथ ये सीरीज में है, ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट इसके साथ पैरेलल में है। देखिए ध्यान से, C और ये C/2 दोनों पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया C + C/2 3C/2। अब यहाँ ये C और B के बीच में हम 3C/2 इन दोनों को हटा करके 3C/2 लगा सकते हैं।
ठीक है। तो ये हो गया 3C/2 और ये हो गया C, दोनों हो गया हमारा सीरीज में। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C इंटू 3C/2 बटा C प्लस 3C/2, यहाँ से आ जाएगा हमारा 3C/5। तो ये पूरा अरेंजमेंट हटा करके हम ये 3C/5 यहाँ लिख सकते हैं A और B के बीच में। तो A और B के बीच में पूरा ऊपर वाला अरेंजमेंट हटा करके ये हम 3C/5 हम लिख दिए। अब ये कैपेसिटर देखिए एक और A और B के बीच में एक कैपेसिटर C है, यहाँ लिख दिए। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में कैपेसिटर रहता है तो हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए ऐड करते हैं। तो C प्लस 3C/5, तो ये हो गया 8C/5। ठीक है, तो कोई ऑप्शन से मैच नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी होगा। इस तरह से हमारा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट हुआ। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस C है, और एक प्लेट है P जो इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट को टच करता है। ठीक है, तो अब इस नए अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगा, ध्यान सुनेंगे। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है और इन दोनों टर्मिनल के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB अप्लाई किए हैं। तो अप्लाई करने से इस प्लेट पे मैक्सिमम चार्ज जो आएगा वो Q मैक्स की वैल्यू C इंटू VA माइनस VB होगा। तो ऐसा कर सकते हैं, इस प्लेट पे मैक्सिमम चार्ज इतना आ सकता है। ठीक है, ध्यान सुनेंगे कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखें, चेंज ना करें, या कैपेसिटेंस चेंज करें, तो कैपेसिटेंस अगर चेंज करेंगे तो मैक्सिमम चार्ज भी चेंज होगा। जितना ज़्यादा कैपेसिटी उतना ज़्यादा मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड। अब ध्यान सुनेंगे, अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू इन्फिनिटी होगा तो हम कह सकते हैं कि ये चार्ज इनफाइनाइट चार्ज रिसीव कर सकता है। इसी बात पे क्वेश्चन क्रिएट हुआ है, ध्यान सुनेंगे। ये कैपेसिटर है, ये दोनों प्लेट को एक प्लेट P कनेक्ट कर रहा है। कनेक्ट करने से क्या होगा कि इस पे जितना चार्ज आएगा वो इस रास्ते से ऐसा निकल जाएगा। ठीक है, मतलब चार्ज देते जाइए और निकलते जाएगा। कहने का मतलब है कि ये प्लेट अब इनफाइनाइट चार्ज ले रहा है। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि ये इस दोनों प्लेट को कनेक्ट करने से ये प्लेट इनफाइनाइट चार्ज रिसीव कर सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस अरेंजमेंट का कैपेसिटी की वैल्यू इनफाइनाइट है। आप ऐसे डील कर सकते हैं, नहीं तो सेकेंड मेथड हमारा ये है, आप इस तरह से सोच सकते हैं। डिफिनेशन से, डिफिनेशन के आधार पर ये सोच सकते हैं कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q इंटू VA माइनस VB। अब आप यहाँ से ध्यान रखें, जब हम इस प्लेट P को इस दोनों प्लेट के बीच में कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है, तो कनेक्ट करने से दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 0 हो गया। अब आप ये डिफिनेशन पे आइए कि कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q इंटू VA माइनस VB। प्लेट को फाइनाइट चार्ज दिए हैं, अब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 0 हो गया। तो ये टर्म जो होगा फाइनाइट में जब 0 से डिवाइड करेंगे तो कैपेसिटी इन्फिनिटी हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि ये कैपेसिटर C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है। ठीक है, और प्रत्येक का कैपेसिटेंस की वैल्यू 2 माइक्रोन फैराड है, और A और B टर्मिनल के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस हम 10 वोल्ट अप्लाई किए हैं। ध्यान सुनेंगे, इस क्वेश्चन में चार्ज फाइंड करना है C1 पे, इस क्वेश्चन में चार्ज फाइंड करना है C5 पे, और लास्ट क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है C2 के क्रॉस। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इस प्रॉब्लम को हम पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। पहले आप देखेंगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगी बात। तो देखिए ध्यान से, सबका कैपेसिटेंस हमारा 2 माइक्रोन फैराड है, ये 2 है, ये 2 है, सीरीज में है, तो इसका कैपेसिटेंस दोनों मिला करके 1 हो जाएगा। ये 2 सीरीज में है तो ये 1 हो जाएगा। ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 है, इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 है, और ये पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये 1 1 2 हो जाएगा। ध्यान से सुनेंगे, इस पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 माइक्रोन फैराड है और इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोन फैराड है, मतलब दोनों बराबर बराबर है। इसका मतलब जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो 50% पोटेंशियल ड्रॉप इसके अबाउट होगा और 50% पोटेंशियल ड्रॉप इस टर्मिनल के अबाउट होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा इसके अबाउट 5 वोल्ट होगा।
और पोटेंशियल ड्रॉप इसके अबाउट, इस दोनों टर्मिनल के अबाउट 5 वोल्ट होगा। अब इस ब्रांच को देखिए, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप 5 वोल्ट दिया हुआ है और ये दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 2.5 होगा और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप 2.5 होगा। तो हमको ये पता चल गया कि इसके अक्रॉस 2.5 पोटेंशियल ड्रॉप होगा और ठीक इसके अक्रॉस भी 2.5 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से इस ब्रांच में भी देखेंगे तो C4 के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप 2.5 वोल्ट होगा और C5 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 2.5 वोल्ट होगा। प्रत्येक के कैपेसिटर के बाद पोटेंशियल ड्रॉप हमें पता चल चुका है, तो हम चार्ज आसानी से निकाल सकते हैं। चार्ज ऑन C1 अगर फाइंड करना चाहते हैं तो QC1 इज इक्वल टू C, कैपेसिटेंस का वैल्यू 2 है तो 2, अभी पोटेंशियल ड्रॉप 5 है, ये हो जाएगा 5 दूना 10 माइक्रोन कूलम। अगर हम चार्ज ऑन C5 निकालें, चार्ज ऑन C5, तो चार्ज ऑन C5 अगर फाइंड करें, ध्यान से देखेंगे, चार्ज ऑन C5 तो यहाँ इसका कैपेसिटेंस है 2, Q इक्वल टू CV से, पोटेंशियल ड्रॉप 2.5, ये हो गया 5 माइक्रोन कूलम। सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C2 बताइए। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C2 इज इक्वल टू 2.5 वोल्ट है, तो 2.5 वोल्ट। ठीक है, ध्यान सुनेंगे। सेकेंड मेथड में हम लोग बात कर रहे हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान सुनेंगे। इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, 2 और 2 सीरीज में है तो 1, इन दोनों का 1, फिर ये और ये पैरेलल में है तो 1 1 2, तो इस पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू 2 होगा और इसका भी 2 होगा। तो ये 2 और ये पूरा सीरीज में है तो 2 2 सीरीज में है तो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब CAB का वैल्यू 1 माइक्रोन फैराड है। पोटेंशियल ये डिफरेंस दिया हुआ है हमारा 10 वोल्ट, तो हम चार्ज ये निकाल सकते हैं 10 माइक्रोन कूलम। 10 माइक्रोन कूलम में यहाँ पे आएगा। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूट कीजिए इस फिगर में, तो ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 है, दोनों बराबर बराबर है, तो ये चार्ज जाएगा 50% इसमें जाएगा, 50% इसमें जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 माइक्रोन कूलम, इसमें भी 5 माइक्रोन कूलम। ठीक है, इसमें 5 माइक्रोन कूलम, इसमें 5 माइक्रोन कूलम। ठीक है, तो इस पे चार्ज हो गया हमारा 10 माइक्रोन कूलम, इस पे होगा -10। ठीक है, उसी तरह से इस पे +10, इस पे -10, इस पे +10, इस पे -10, इस पे +10, इस पे -10, इस पे +10, इस पे -10। तो हमें चार्ज फाइंड करना था किसके अबाउट, तो यहाँ से देख रहे हैं चार्ज ऑन C1 फाइंड करना है, यहाँ से 10 माइक्रोन कूलम। चार्ज ऑन C5 फाइंड करना है, ठीक है, C5 ये है, तो ये हो गया 5 माइक्रोन कूलम। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 फाइंड करना है, Q/C होता है, तो Q है हमारा 5, C है 2, ये हो गया 2.5 वोल्ट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन है 7। देखिए ध्यान से, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कैपेसिटर C, इसका कैपेसिटेंस C है, इसका भी C है, इसका भी C है। हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है A और B के क्रॉस। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस कैपेसिटर का, देखिए यहाँ पे इसका पोटेंशियल कितना है VB, इसका पोटेंशियल कितना होगा VB, और इसका भी पोटेंशियल क्या होगा VB, क्योंकि इस रास्ते में कोई कैपेसिटर नहीं है, इसमें भी कोई कैपेसिटर नहीं है, तो ये दोनों पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा, मतलब सेम पोटेंशियल होगा। ये VB है तो ये भी VB, ये भी VB। अब देखिए ये कैपेसिटर जो है
दोनों टर्मिनल पे सेम ही पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो ये इस पर चार्ज तो नहीं है, चार्ज नहीं है तो ये फालतू का कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को हम रिमूव कर सकते हैं, इस कैपेसिटर को। तो रिमूव करने के बाद जो हमारे पास अरेंजमेंट बचेगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये सी और ये दोनों चूँकि पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा CAB होगा 2C, तो इसका आंसर 2C होगा। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें ये 4 पैरेलल प्लेट्स हैं जो इस तरह से अरेंज किया गया है। ठीक है, प्लेट का एरिया प्रत्येक का A दिया हुआ है और प्रत्येक 2 प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो D है। ठीक है, ये भी D डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में भी D डिस्टेंस है, इसके बीच में भी D डिस्टेंस है। ध्यान सुनेंगे, मुझे फाइंड करना है कि A और B के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है। तो ध्यान सुनेंगे, पहले देखिए कैपेसिटर कौन कौन सा फॉर्म कर रहा है। ये दोनों देखिए प्लेट के बीच में ये कैपेसिटर यहाँ है, इन दोनों प्लेट के बीच में एक कैपेसिटर ये है। ठीक है, ये दोनों के बीच में एक कैपेसिटर ये है। ठीक है, तो इसको ऐसा करते हैं कि इसका पोटेंशियल हमारा VA है और इसका मान लेते हैं पोटेंशियल VB इस टर्मिनल का। तो क्लियर है कि इससे कनेक्टेड ये 2 प्लेट है तो इसका भी पोटेंशियल हमारा VB होगा और इस प्लेट का भी पोटेंशियल VB होगा। ठीक है, ये इसका पोटेंशियल VA है तो इस प्लेट का पोटेंशियल VA होगा और इस प्लेट का भी पोटेंशियल VA होगा। अब यह ध्यान से देखेंगे कि ये जो प्लेट है, ये दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप देखिए, इसका भी पोटेंशियल VB है, इसका भी पोटेंशियल VB है, तो सेम पोटेंशियल होने की वजह से इस पर चार्ज नहीं आएगा। तो ये दोनों के बीच में जो कैपेसिटर दिख रहा है वो यूजलेस कैपेसिटर है, इसको भूल जाएंगे। तो हमारे पास जो कैपेसिटर एक ये है और एक ये है। अब इसको अरेंज करते हैं, तो अब देखिए इसको रीअरेंज कैसे करते हैं। तो ये मान लेते हैं A और B के अबाउट फाइंड करना है, तो A और B साइड में रखेंगे। ये प्लेट VA पोटेंशियल पे है और एक है VB पोटेंशियल पे, तो एक प्लेट VA पोटेंशियल पे और दूसरा प्लेट VB से एक ये हो गया। और ये इस कैपेसिटर को देख लीजिए, एक प्लेट VA पोटेंशियल पे है। ठीक है, एक प्लेट VA पोटेंशियल पे है, दूसरा प्लेट VB पोटेंशियल पे है। ठीक है, और प्रत्येक का कैपेसिटेंस का वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट बाई D है। इसका भी कैपेसिटेंस का वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट बाई D है। हमें फाइंड करना है A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू 2 इंटू A एप्सिलॉन नॉट बाई D होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का भी सॉल्यूशन हम लोग का कंप्लीट हो गया। ये आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि X और Y दो पैरेलल प्लेट कंडक्टर है। X पे Q चार्ज दिया गया है, Y न्यूट्रल है। ठीक है, ये चार्ज इस दोनों सरफेस पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा और इस कंडक्टर के दोनों सरफेस पे इंड्यूस्ड होगा कि कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होना चाहिए और साथ ही साथ आमने सामने फेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि ये जो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए ये आउटर मोस्ट कंडक्टर, ये जब ये सरफेस और ये सरफेस पे इक्वल चार्ज होना चाहिए, तो x की वैल्यू जो होगा टोटल चार्ज बाई 2 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि Q, इस पे टोटल चार्ज Q है, Y पे 0 है, बाई 2, मतलब Q बाई 2 होना चाहिए। ध्यान सुनेंगे, ये जो है आउटर मोस्ट, जैसे मान लेते हैं कि अगर 3 कंडक्टर भी रहेगा, ठीक है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, इस कंडक्टर के लेफ्ट सरफेस और ये सबसे लास्ट कंडक्टर का राइट सरफेस, ये दोनों पे इक्वल चार्ज होना चाहिए। इस पे अगर मान लेते हैं Q1 है, इस पे Q2 है और इस पे Q3 है। ठीक है, तो x की वैल्यू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 2 होना चाहिए। और ये आमने सामने पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज और साथ ही साथ
चार्ज कंजर्वेशन का यूज करके बाकी सरफेस पे हम चार्ज की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। ध्यान सुनेंगे, कोई भी कंडक्टर अर्थ नहीं होना चाहिए, अगर अर्थ रहेगा तो ये फिर फेल हो जाएगा। इस सरफेस पे देखिए, यहाँ पे इस पे आया Q/2, ये टोटल Q है, तो ये यहाँ आएगा Q/2, इस पे होगा -Q/2। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए ध्यान से सुनेंगे। एक बात ये, दूसरा बात, opposite surfaces have equal and opposite charge, opposite charge। ठीक है, अप्लाई चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन फॉर each plate to calculate charge on other surfaces, charge on other surfaces। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट का यूज करके आउटर मोस्ट कंडक्टर के आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये कंडीशन लगा करके। ये जो है ऑलवेज वैलिड है, सिर्फ कोई भी कंडक्टर अर्थ नहीं किया होना चाहिए। ये दो प्लेट है, ठीक है। ये दोनों प्लेट पे आया, इस पे आया Q/2 चार्ज, इस पे आया Q/2 चार्ज, इस पे Q/2 और इस पे -Q/2। ठीक है। अब आप ध्यान ध्यान से देख सकते हैं कि इस प्लेट के, ये जो प्लेट है इसके लेफ्ट सरफेस के इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लेफ्ट साइड में होना चाहिए, और इन दोनों के बीच में ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, इस पे टर्मिनेट होगा। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी जीरो नहीं होगा। इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा। यहाँ से ऐसे निकलेगा, ऐसे। ठीक है, इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होना चाहिए, तो ये Q/2 होगा, ये हो गया चार्ज, एरिया से डिवाइड कर दिए तो हो गया सिग्मा, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिए तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे चार्ज देखिए, Q/2 ए से डिवाइड कर दिए तो सिग्मा, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, तो Q/2 ए एप्सिलॉन नॉट। अब ऑप्शन देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज इक्वल टू Q/2 एप्सिलॉन नॉट ए, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी सी आर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, ये सही है। द फील्ड एट ए एंड सी आर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सही है। तो आंसर में हमारा ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है।
तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को फ़ायदा हो सके। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ ही साथ ये डिस्कशन देखने के बाद आपने क्या अनुभव किया, अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मेरे साथ आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और आपको कोई भी परेशानी हो तो मुझसे शेयर कर सकते हैं फिजिक्स से रिलेटेड। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।